समुद्र के बीच में एक भूकंप इतनी ताकत से तल को हिलाता है कि यह एक दरार का कारण बनता है और एक उज्जवल नीली रोशनी उत्सर्जित करता है। सतह पर एक जोड़ा अपने समय का आनंद ले रहा है जब आदमी अपनी प्रेमिका को एक प्रस्ताव के साथ आश्चर्यचकित करता है। इससे पहले कि वह जवाब दे सके, अचानक कुछ आदमी को पानी के नीचे खींच लेता है। महिला भ्रमित हो जाती है क्योंकि वह चारों ओर देखती है। केवल तब चिल्लाना शुरू करती है जब उसका मृत शरीर सतह पर तैरता है। जल्द ही हत्यारा भी दिखाई देता है। यह एक अल्फा ज़ॉम्बी है जो तुरंत महिला को मार देता है। इस बीच हंटर, रे और उनकी भतीजी जाड़ा मछली पकड़ने का आनंद ले रहे हैं। जब वे दूरी पर एक और नाव को आग पकड़ते हुए देखते हैं, वे तुरंत दौड़ते हैं और हंटर कुछ भी गंभीर होने से पहले आग को बुझाने में मदद करता है। आग गलत तरीके से पटाखों से लगी थी। इस बीच एक चट्टान के ऊपर एक रहस्यमय आदमी अपनी दूरबीन से नीली रोशनी को देखता है। हंटर के समूह में वापस वे मछली पकड़ने के लिए वापस जाते हैं और रे अपनी लाइन पर कुछ बड़ा पकड़ता है। कुछ प्रयास के बाद वह इसे बाहर खींचता है और एक मृत व्यक्ति के शरीर को पूरी तरह से नीला देखकर चौंक जाता है। जाड़ा एक पानी के नीचे के कैमरे का उपयोग करके जांच करती है और समुद्र तल पर नीली रोशनी की खोज करती है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। हंटर तुरंत रेडियो पर अधिकारियों को सूचित करता है और जब जाड़ा शरीर को कवर करती है तो लोग सतह पर नीली रोशनी को भी नोटिस करते हैं। जाड़ा एक सेकंड के लिए दूर देखती है और पाती है कि शरीर गायब है। यह आदमी भी एक ज़ॉम्बी है और जल्दी से उस पर हमला करता है जिससे उसका कंधा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। रे प्राणी का ध्यान भटकाने के लिए दौड़ता है शहर में। हंटर की प्रेमिका केंजी और उसकी बेटी सैम को हंटर का फोन आता है जो चाहता है कि केंजी जाड़ा की मदद करे क्योंकि वह एक डॉक्टर है। केंजी जल्दी से अपने पति से मिलने के लिए निकल जाती है जबकि सैम एक संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ रहती है। सैम गायक डैक से मिलता है और उनके बीच चिंगारी उड़ती है। जल्द ही केंजी और एक एम्बुलेंस जाड़ा को उठाती है और उसे अस्पताल ले जाती है जहां डॉक्टर उसकी जांच करते हैं जबकि रे उसका साथ देता है। इस बीच हंटर शेरिफ अकोनी से मिलता है और वे एक साथ इस अजीब घटना की जांच करने के लिए सहमत होते हैं। वे हंटर की नाव लेते हैं और पहले से ही सतह पर नीली रोशनी देख सकते हैं। हंटर फिर से कैमरा भेजता है और एक दरार के साथ एक मलबे की खोज करता है जो रहस्यमय प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। जहाज पर नाम और पदनाम के साथ पट्टिका नहीं है। उस समय ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड पानी में दिखाई देता है और उनकी ओर तैरना शुरू कर देता है। इसलिए अब अकोनी को हंटर की कहानी पर विश्वास हो जाता है जबकि हंटर केंजी को जाड़ा को अलग करने के लिए कहने के लिए कॉल करता है। हंटर मदद के लिए पुकारता है और अपने सहयोगियों से क्षेत्र में सभी को निकालने के लिए कहता है। सुनामी सायरन समुद्र तट पर चीखना शुरू कर देता है और लोग समुद्र में सदमे में देखते हैं क्योंकि वे पानी को पीछे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। हंटर और अकोनी नागरिकों की मदद करने के लिए वापस जाना चाहते हैं। हालांकि वे तब जम जाते हैं जब वे अपने पीछे ज़ॉम्बी से भरी एक विशाल लहर देखते हैं। क्योंकि लोग आने वाली सुनामी के बारे में घबरा जाते हैं, हंटर नाव को जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन यह फिर भी लहर में फंस जाता है और लोगों के पास छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी सुनामी तट पर पहुंचती है। अस्पताल में केंजी ने रे को सूचित किया कि अधिकांश कर्मचारियों को निकाल लिया गया है, इसलिए जाड़ा को कुछ समय के लिए नहीं देखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि उसे और रे को अभी संगरोध में रहना होगा। समुद्र तट पर वापस काफी सारे बचे हुए लोग हैं, इसलिए हंटर और अकोनी उन्हें खतरे से चेतावनी देने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह बहुत देर हो चुकी है। लहर के साथ दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लाश जाग रहे हैं और अधिक लोग समुद्र से बाहर आ रहे हैं, हर व्यक्ति पर हमला करने के लिए जो वे पहुंच सकते हैं। अधिकांश बचे हुए लोग भी लाश बन जाते हैं जिससे भीड़ और भी बड़ी हो जाती है। अकोनी और हंटर कुछ लाशों को मारने के लिए अपनी बंदूक और माचे का उपयोग करते हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और लोग मारे जाते रहते हैं। हंटर एक नाव ढूंढता है और इंजन का उपयोग करके एक ही समय में राक्षसों के एक समूह को मारता है जिससे लोगों का एक समूह भागने में सक्षम होता है। वह तुरंत फिर से एक ज़ॉम्बी के रूप में जागती है और रे पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन उस समय एक डॉक्टर आता है और जाड़ा उसे काटने के लिए कूद पड़ती है। रे मौके का फायदा उठाकर जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाता है। वापस समुद्र तट पर अकोनी के एक और ज़ॉम्बी को छाते के साथ बीमार कर देता है। हालांकि वे कितने भी मार दें, संख्या बढ़ती रहती है और घायल ज़ॉम्बी चलते रहते हैं। इसलिए अकोनी और हंटर भागने और सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने का फैसला करते हैं। जब वे ट्रक में बैठते हैं वे अचानक पीछे किसी की उपस्थिति पर चिल्लाते हैं लेकिन यह सिर्फ ब्लेन और उसकी प्रेमिका छिपे होते हैं। लोग उनकी मदद करने के लिए सहमत होते हैं और ट्रक रवाना हो जाता है। इस बीच रहस्यमय दूरबीन वाला आदमी समुद्र तट पर पहुंचता है और हाथ में एक लोहदंड के साथ एक ज़ॉम्बी के पास जाता है। अस्पताल में केंजी एक कमरे से बाहर आती है और यह जानकर भयभीत हो जाती है कि जाड़ा ने उसके पूरे स्टाफ को मार दिया है। जाड़ा उसका पीछा करना शुरू कर देती है और जब केंजी गलियारे से भागती है रे उसे एक कमरे में खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है जिसे जाड़ा जोर जोर से बंद करना शुरू कर देती है। वे अस्पताल के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं और व्हील चेयर पर एक ज़ॉम्बी को पाते हैं और जाड़ा अभी भी उनका पीछा कर रही है। दोनों को भागते रहना है और बचने का रास्ता खोजना है। कुछ मिनट बाद अकोनी और अन्य लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जब वे और ज़ॉम्बी को आते देखते हैं तो जितनी जल्दी हो सके भाग जाते हैं। राक्षस लगभग ब्लेन तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वह अपनी प्रेमिका को चारा के रूप में भीड़ की ओर धकेलता है और अंदर अन्य लोगों के साथ शामिल हो जाता है।
जब जॉम्बी खिड़कियों पर जोर से प्रहार करते हैं, हंटर ब्लेन को उसके किए के लिए बुलाता है, जिससे ब्लेन भड़क जाता है और एक अधिकारी से बंदूक ले लेता है। वह शस्त्रागार से हथियार मांगता है और जब अन्य मना कर देते हैं तो वह अधिकारी को गोली मार देता है। फिर ब्लेन शस्त्रागार की ओर भागने की कोशिश करता है। कुछ ब्लॉक बाद में सैम का समूह एक बाजार में छिपने का फैसला करता है, लेकिन यह जगह भी लाश से भरी है। डैग ठोकर खाता है और उसके टखने में चोट लगती है, इसलिए सैम को उसे चलने में मदद करनी पड़ती है। दूसरा आदमी तुरंत मारा जाता है और समूह अलग हो जाता है। तानी कुछ लाशों को धक्का देकर बाहर भागती है, जबकि सैम और डैग पीछे की ओर भागते हैं। पुलिस स्टेशन में अकॉनी मदद के लिए रेडियो पर कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तब अकॉनी एक तिजोरी से एक लिफाफा लेता है जिस पर रेवॉक फार्मास्यूटिकल्स लिखा होता है और हंटर के न देखते हुए उसे फाड़ देता है। हंटर की बात करें तो वह समुद्री रजिस्ट्री में लॉग इन करता है और समुद्र के तल पर उन्हें जो जहाज दिखाई देता है उसे ढूंढता है। यह रेवॉक इंडस्ट्रीज के तहत पंजीकृत है और इसकी स्थिति बचाया और कबाड़ किया गया कहती है, जिसका अर्थ है कि कंपनी ने मलबे को छुपाया था। बाहर निकलते समय हथकड़ी लगा हुआ ब्लेन उनसे उसे भी ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। पुलिस की ढाल का उपयोग करते हुए दोनों दरवाजे पर भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हैं और जबकि अकॉनी निकटतम लोगों को गोली मारता है, हंटर सड़क से आ रहे समूह को खत्म करने के लिए एक बाजूका का उपयोग करता है। दुर्भाग्य से लाश अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और मामले को बदतर बनाने के लिए एक दूसरी ज़ॉम्बी सुनामी आ रही है। दोनों ट्रक पर भाग जाते हैं और जैसे ही वे जंगल से गुजरते हैं उनका सामना अल्फा ज़ॉम्बी से होता है, इसलिए वे उसे कुचल देते हैं। हालांकि राक्षस ठीक है। सैम और डैग के पास वापस वे पार्किंग स्थल तक पहुंचते हैं और उसकी वैन ढूंढते हैं, जहां एक बैंड का सदस्य आराम कर रहा है। उसके पास पूरे समय हेडफोन लगे हुए थे और उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इस बीच तानी शहर छोड़ने में कामयाब हो जाती है और जंगल के रास्ते भागती है, क्योंकि लाश अभी भी उसका पीछा कर रही है। वह दूरी पर एक घर देखती है और सामने के गेट की ओर दौड़ती है, जहां मार्टी उसे सुरक्षा कैमरों पर देखता है। ये पहले वाला रहस्यमयी आदमी है जिसने एक लाश को पकड़ लिया है और उसे अध्ययन करने के लिए तहखाने में छिपा कर रखता है। मार्टी उसे अपने सिर के पीछे का हिस्सा दिखाने के लिए कहता है ताकि यह पुष्टि हो सके कि उसे काटा नहीं गया था, और आखिरकार जब वह देखता है कि वह साफ है तो गेट खोल देता है। लाश के पहुंचने से ठीक पहले तानी अंदर भागती है, लेकिन अब भीड़ गेट के सामने इंतजार कर रही है। तब तानी मार्टी का रेडियो उधार लेती है और अपने पिता को फोन करती है, जो अकॉनी निकलते हैं। वह मार्टी के साथ अंदर रहने का वादा करती है और अकॉनी से सैम को बाजार से लाने के लिए कहती है। पार्किंग में डैग स्वीकार करता है कि वह सैम को धीमा कर रहा है और उसे बिना उसके जाने के लिए कहता है। फिर वह खिड़की से कार से बाहर निकलता है और छत पर चढ़ जाता है, जहां वह लाशों को विचलित रखने के लिए अपने गिटार के साथ गाना शुरू कर देता है। उस समय अकोनी और हंटर आते हैं, इसलिए सैम उनकी ओर दौड़ती है, जबकि अकोनी उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी राक्षस को गोली मार देती है। जैसे ही सैम पुरुषों के साथ निकलती है, लाश आखिरकार डैग तक पहुंचती है और उसे मार देती है। इसके बाद समूह अस्पताल की ओर जाता है। लाश के उन तक पहुंचने से ठीक पहले दरवाजा बंद कर देता है। केंजी किसी भी संदेश का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए सैम एक कमरे में छिपने से पहले एक फोन लेने के लिए गलियारे से भागती है। वह इसका उपयोग स्पीकर के माध्यम से बात करने के लिए करती है। अपनी माँ से उन्हें दूसरी मंजिल पर खोजने के लिए कहती है। शोर लाशों के झुंड को आकर्षित करता है, इसलिए हंटर और अकोनी एक बंदूक और अग्निशामक यंत्र से उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। सैम को यह एहसास नहीं होता कि फोन की तार उसके पैर में फंस गई है और जल्द ही राक्षस इसे बाहर से खींचना शुरू कर देते हैं। एक लाश अपने सिर से दरवाजा तोड़ देती है। केंजी के रास्ते में एक ज़ॉम्बी आ जाता है, इसलिए वह उसे जल्दी से नीचे गिरा देती है और आखिरकार अपनी बेटी से मिलती है, जबकि लोग ज़ॉम्बी को बंद कर देते हैं। समूह बाहर निकलने लगता है और केंजी नोटिस करती है कि लहर के साथ आए ज़ॉम्बी उन लोगों से अलग दिखते हैं जिन्हें काटने से बदल दिया गया था। वह निष्कर्ष निकालती है कि उन लोगों पर प्रयोग किया गया था। बाहर हंटर ब्लेड से कुछ और ज़ॉम्बी को नीचे लाता है ताकि समूह ट्रक पर चढ़ सके और आखिरकार बच सके। कुछ क्षण बाद वे मार्टी के घर पहुंचते हैं और तानी अपने पिता से फिर से मिलती है। वह नोटिस करती है कि अकोनी के पास एक घाव है और मार्टी घबरा जाता है, लेकिन अकोनी उन्हें आश्वस्त करती है कि यह सिर्फ एक खरोंच है और उसे वास्तव में काटा नहीं गया था। तानी को पता चलता है कि उनके पास 2 सुनामी थी और कोई भी उस क्षेत्र की जांच करने नहीं आया है, जिसका अर्थ है कि इसके पीछे कुछ साजिश है। उस समय ज़ॉम्बी कैदी गुर्राते हुए अपनी जंजीरों से मुक्त हो जाता है। अकोनी एक शोर सुनता है और जांच करने जाता है। प्रयोग कक्ष में प्रवेश करता है और बिस्तर को खाली पाता है। अचानक ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ता है और कुछ संघर्ष के बाद अकोनी काट लेता है। जैसे ही वह दर्द में चिल्लाता है, वह ज़ॉम्बी को अपने ऊपर से हटा देता है और राक्षस के फर्नीचर से टकराने की आवाज दूसरों को सतर्क कर देती है। ज़ॉम्बी उन्हें सुनता है और ऊपर चला जाता है, जहां लोग इसे दूर धकेल देते हैं और ये केंजी के खिलाफ लड़ाई में समाप्त होता है। मार्टी तुरंत अपने टेसर से उस पर हमला करता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। रे अकोनी को ऊपर लाता है। ये ज़ॉम्बी फास्फोरस वाले तरल से भरे हुए हैं, जो पानी में चमक को समझाता है और क्यों बिजली ही उन्हें सही मायने में रोकने का एकमात्र तरीका है। हंटर ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें ज़ॉम्बी को वापस पानी में फुसलाना चाहिए और एक ही समय में उन सभी को मारने के लिए बिजली चलानी चाहिए। उन्हें मलबे को भी उड़ाना होगा ताकि यह और अधिक राक्षस न बना सके। इसलिए मार्टी ने खुलासा किया कि उसके पास
पास ग्रेनेड और C4 की भारी आपूर्ति है, जबकि समूह हथियारों को पैक करना शुरू कर देता है। हंटर रास्ता साफ करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन टेजर काम नहीं करता है। गेट अचानक खुल जाता है, इसलिए केंजी भी मदद के लिए बाहर आती है। वह लकड़ी के टुकड़े को चालू करती है, फिर वह और हंटर जॉम्बी से लड़ना शुरू करते हैं और उन्हें नष्ट करने के लिए उन्हें एक एक करके टुकड़े में फेंकते हैं। उनकी टीम वर्क एकदम सही है। यह अजीब है कि वह अभी तक नहीं मुड़ा है और मार्टी समझाता है कि उसे सिर के पास नहीं काटा गया था, इसलिए संक्रमण को उसके मस्तिष्क तक पहुंचने में अधिक समय लग रहा है, ये जानते हुए कि अंत आ रहा है। अकॉर्नी ने वह कबूल करने का फैसला किया जो वह जानता है। 30 साल पहले एक दवा कंपनी सरकारी जांच से दूर एक जहाज में एक नई एंटी एजिंग दवा का परीक्षण करने के लिए इस समुद्र तट पर आई थी। उन्होंने स्थानीय परिषद के नेताओं सहित सभी को रहस्य रखने के लिए रिश्वत दी। अकॉर्नी मदद करने के लिए सहमत हो गया क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन दुख की बात है कि उसकी फिर भी मृत्यु हो गई। हालांकि दवा वास्तव में मानव परीक्षणों के लिए तैयार नहीं थी और भयानक दुष्प्रभाव पैदा करती थी, इसलिए कंपनी ने संक्रमित लोगों के साथ जहाज को डुबोने से पहले रोगियों और कर्मचारियों को बाहर भेज दिया। उन्होंने पहचान पट्टिका को भी हटा दिया क्योंकि उस पर कंपनी का लोगो था। हंटर आखिरकार टेजर ब्लेड को काम में लाता है और मार्टी की मदद से जीवों को मारना शुरू कर देता है, जबकि बाकी भाग जाते हैं। बाहर निकलते समय तानी को अकोनी को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वह आखिरकार मर जाता है, लेकिन वह उसके हाथ में ग्रेनेड रखना सुनिश्चित करती है। जब सभी जॉम्बी नीचे गिर जाते हैं, हंटर और मार्टी दूसरों के साथ मिल जाते हैं और गुफा से बाहर निकल जाते हैं। जाने से पहले तानी देखती है कि कैसे अकोनी एक जॉम्बी के रूप में जागता है और अपनी स्पष्टता के अंतिम सेकंड में वह ग्रेनेड को सक्रिय करता है। विस्फोट गुफा को अवरुद्ध कर देता है और अधिक जॉम्बी को उनका पीछा करने से रोक देता है। कुछ क्षण बाद समूह समुद्र तट पर पहुंचता है और योजना को आगे बढ़ाने के लिए अलग हो जाता है। मार्टी यह भी बताता है कि उसने अपने घर में कुछ CF4 छोड़ दिया था और अब इसे उड़ाने के लिए रिमोट का उपयोग करता है। रे, मार्टी और तानी C4 को मलबे के पास ले जाने के लिए एक नाव पर निकलते हैं। मार्टी सभी कनेक्शन बना रहा होता है और तानी उसे जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि जॉम्बी उनकी ओर तैर रहे हैं। हंटर कुछ तार लेता है और उन्हें ज्वार के तालाबों में खींच ले जाता है। रे उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन एक जॉम्बी भी सवार होकर रास्ता रोक लेता है। जब तक तानी उस प्राणी को धक्का देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मार्टी को पहले ही मार दिया गया होता है। जब हंटर पुल के पास पहुंचने वाला होता है तो वाहन रेत में फंस जाता है और पैदल चलना जारी रखता है। अचानक वह अल्फा जॉम्बी को मिल जाता है जो उसे जमीन पर धकेल देता है। ब्लेड में लगा टेजर फिर से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हंटर को उसके साथ सामान्य हाथापाई से लड़ना पड़ता है। अल्फा जॉम्बी तुरंत उसके हथियार छीन लेता है और उसकी कलाइयों को पकड़ लेता है। इस प्रकार हंटर उसे उतारने के लिए उसे कुछ बार लाते मारता है। केंजी ये सब देखता है और बाइक को खोलने के लिए दौड़ता है, फिर से संगीत बजाता है ताकि अंततः सभी जॉम्बी को ज्वार के पुल तक पहुंचाया जा सके। हंटर अल्फा जॉम्बी से लड़ना जारी रखता रहे उसे एक लाइफ जैकेट देता है और उसे भागने के लिए कहता है क्योंकि उसके पिता चाहते थे, इसलिए वह समुद्र में कूद जाती है। अल्फा अभी भी हंटर से लड़ रहा है जो ब्लेड को पुनः प्राप्त करने से पहले उसे लात मारता है। आखिरकार टेजर काम करता है और वह जॉम्बी का सिर काटने में कामयाब हो जाता है। उसे उसी समय पूल में लात मारता है जब सैम आखिरकार पावर बॉक्स को काम करने में सक्षम हो जाता है, जिससे सभी लाश एक ही बार में बिजली से मर जाती हैं। एक बार जब तानी काफी दूर तक तैर जाती है, रे रेडियो के माध्यम से हंटर को अलविदा कहता है और C4 को सक्रिय करता है, जिसके परिणाम स्वरूप विस्फोट में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक विशाल लहर बनती है और समुद्र तट के पास आने लगती है, इसलिए हंटर को भागना पड़ता है। वह एक ज़ॉम्बीकृत ब्लेन द्वारा अपना रास्ता अवरुद्ध पाता है और उसे ब्लेड से घोंपने में बहुत आनंद आता है, जिससे उसका सिर फट जाता है। फिर हंटर लहर के किनारे पर आने से ठीक पहले भागने में सफल हो जाता है। वह केंजी और सेम से फिर से मिलता है जो तानी को पानी से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। युगल चुंबन करते हैं और परिवार दूर से आते हुए तटरक्षक जहाज को देखता है।